नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे अफसरराज, मंत्री नाराज। उत्तराखंड के पुरानी सरकारों में कई ऐसे मोड़ आए जहां पर मंत्रियों और अफसरों के बीच फैसले को लेकर ठनाठनी बनी आई। लेकिन एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर खाद्य विभाग में जलापूर्ति अधिकारियों के तबादलों को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे में ठन गई है। बिना अनुमोदन के किए गए तबादलों को रेखा आर्य ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। लेकिन खाद्य आयुक्त के द्वारा बीते कल बिना अनुमोदन के फिर से 6 जिलों के जलापूर्ति अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्य भड़क उठी और तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को नाराजगी भरा पत्र भेजते हुए खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो क्या कारण है कि ब्यूरोक्रेसी मंत्रियों पर हावी हो रही है और मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के यहाँ गुहार लगानी पड़ रही है? और आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में तबादले को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त के बीच एक बार फिर तनातनी हो गई। खाद्य आयुक्त की तरफ से डीएसओ की ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिस पर नाराज होकर मंत्री रेखा आर्य ने तबादला लिस्ट कैंसिल कर दी। आपको बता दें कि खाद्य आयुक्त ने 20 जून को नैनीताल के डीएसओ मनोज बर्मन को बिना मंत्री के अनुमोदन के अनिवार्य अवकाश पर भेजने के आदेश कर दिए थे। इससे मंत्री खासी नाराज हो गयी और उन्होंने इस आदेश को वापस करने के लिए निर्देश दिए। लेकिन यह आदेश वापस होने के बजाय बीते कल 6 डीएसओ के और आदेश जारी कर दिए गए। इसकी जानकारी मिलने पर मंत्री रेखा आर्य भड़क उठी और तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को नाराजगी भरा पत्र भेजते हुए खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। कैबिनेट मंत्री रेखा ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल पत्रावली तलब करने के भी निर्देश दिए। आचरण मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी जो है मान्य नहीं है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी आज मैंने पुनः अवगत कराया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। ऐसे अधिकारी जो कि बिल्कुल हठधर्मिता के साथ चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो मोनोपोली के साथ में चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो जनता के जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैंने साफ साफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति का विभाग में बने रहना या ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई न होना, ये अपने आप में जो है नौकरशाही की कार्यशैली को यदि नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं और होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अगले का मनोबल बढ़ सकता है और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या खराब बात हो सकती है कि अभी तक में भी इतना सब कुछ बताए जाने के बाद में भी कोई प्रगति जो है हमें विभाग के अंतर्गत हमारे दिए हुए निर्देशों के क्रम में दिखाई नहीं पड़ती है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने प्रदेश सरकार पर वार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आज नौकरशाही इतनी हावी है कि मंत्रियों तक की बात नौकरशाह नहीं मान रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि अपने निजी फायदे के लिए नौकरशाह का इस्तेमाल किया गया। आज यही नौकरशाह आपको आंखें दिखाने का काम किया जा रहा है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में नौकरशाही भाजपा सरकार पर हावी थी, क्योंकि कई बार उनके मंत्रियों से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक ने नाराजगी जताई थी। तो ये भाजपा सरकार के किए गए कृतियों का ही फल है जो आज आपके अधिकारी आपको आंखें दिखा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है। आज कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में भाजपा सरकार पर आरोप लगाने में लगी है। अगर कोई ऐसा कहीं हुआ है भी तो उसकी शिकायत कर दी गई है, जिसके लिए कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा सरकार में कहीं अफसरशाही बेलगाम हो गई है। धर्मिता ये है कि आज भाजपा सरकार में नौकरशाही इतनी हावी है कि मंत्रियों तक की बात नहीं मान रही
और इसके बाद और ट्रांसफर कर दिए। ये दर्शा रहा है कि नौकरशाही दिखा रही है कि पहले जिस तरीके से आपने अपने भ्रष्टाचार के लिए नौकरशाही का इस्तेमाल किया है, आज वही नौकरशाह आपको आंखें दिखाने का कार्य कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नया नहीं है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे तो रेखा आर्या जी का उस वक्त भी मुझे लगता है इस तरीके की नाराजगी सामने आ रही थी कि उनके अनुमोदन के बिना, उनकी परमिशन के बिना किस तरीके से उनके विभाग में निर्देशक नियुक्त किए जा रहे थे, इस पे भी नाराजगी जताई थी। और कई मंत्रियों ने नाराजगी जताई है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल और नौकरशाही के बीच जो सामंजस्य है वो स्थापित नहीं। और इसकी बड़ी वजह यही है कि नेताओं का और नौकरशाह का आपस में जो मिला जुला होना होता है जब आप कोई कृत्य करते हैं, तो आपके कृत्यों का ही नतीजा है कि आज नौकरशाही आपको आंखें दिखा रहा है। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। उनके राष्ट्रीय नेता ईडी के शिकंजे में हैं। उस तरह से जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल जो भ्रष्टाचार पे उनके खिलाफ बन रहा है कि भ्रष्टाचारी उनके नेता हैं, उसे ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस सिर्फ इस तरह के मामले को उठाती रहती है। लेकिन अगर अधिकारी ने किसी प्रकार के माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लिए बगैर कोई ऐसी ट्रांसफर किए या कोई भी कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से हम उसको गलत है। और माननीय मंत्री जी ने अगर कदम को उठाए, ट्रांसफर रुकाया, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज की है। अब मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का अपने विभाग के अफसरों के साथ विवाद की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले भी कई विभागों में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। तो क्या कारण है कि अधिकारियों और मंत्रियों के बीच स्थिति पैदा हो जाती है? क्या इस सब में तालेमाल की कमी है या फिर सच में अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है? के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता देते हैं। दिल्ली में आज राजेंद्र नगर में भारी सुरक्षा के बीच उपचुनाव का मतदान जारी है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दुर्गेश पाठक ने सभी पोलिंग बूथ पर जाकर जायजा लिया। वहीं के न्यूज इंडिया के संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की है, साथ ही महिला मतदाता से भी बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। दुर्गेश जी, क्या कहना है? एक तरफा माहौल है। लोग आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जिन्होंने स्कूल अच्छे बनाए उनके साथ खड़े होंगे, जिन्होंने अस्पताल अच्छे बनाए उनके साथ खड़े होंगे, जो जनता के सुख दुख में खड़े रहे उनके साथ खड़े होंगे। दुर्गेश जी, एक बात बताइए, कितनी पोलिंग बूथ पे आप लोग अभी घूम चुके हैं? मैं लगभग सारा कर चुका हूँ, दोबारा शुरू कर दिया मैंने। माहौल क्या लग रहा है? बहुत है, एक तरफा माहौल है। आप जैसे अपने दुर्गेश पाठक जी को सुना कि माहौल एक तरफा चल रहा है, आम आदमी पार्टी की जीत होगी। आज कहीं ना कहीं आप जनता को ये देखना होगा कि विधानसभा का विधायक कौन बनता है और किसके सर पे ताज बनती है। कैमरा पर्सन के चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। दुर्गेश जी, क्या कहना है? एक तरफा माहौल है। लोग आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जिन्होंने स्कूल अच्छे बनाए उनके साथ खड़े होंगे, जिन्होंने अस्पताल अच्छे बनाए उनके साथ खड़े होंगे, जो जनता के सुख दुख में खड़े रहे उनके साथ खड़े होंगे। दुर्गेश जी, एक बात बताइए, कितनी पोलिंग बूथ पे आप लोग अभी घूम चुके हैं? मैं लगभग सारा कर चुका हूँ, दोबारा शुरू कर दिया मैंने। माहौल क्या लग रहा है? बहुत है, एक तरफा माहौल है। आप जैसे अपने दुर्गेश पाठक जी को सुना कि माहौल एक तरफा चल रहा है, आम आदमी पार्टी की जीत होगी। आज कहीं ना कहीं आप जनता को ये देखना होगा कि विधानसभा का विधायक कौन बनता है और किसके सर पे ताज बनती है। कैमरा पर्सन के चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर जिस तरीके से सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही थी और यहां पर जिस तरीके से राघव चड्ढा विधायक हुआ करते थे, महज कहीं ना कहीं उनको यहां से हटने के बाद जिस तरीके से सीट खाली हुई, वहां पे उपचुनाव का एक दौर शुरू हुआ। उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से आज 23 जून को जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऊपर विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है आज कहीं ना कहीं मतदान शुरू हो चुका है। मतदान होने के बाद आप देखना ये होगा कि यहाँ की राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता जो है विधायक का सरताज किसको बनाती है। अब मैं आपको तमाम तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से बुजुर्ग जो है यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ रिक्शे से लगातार जो है मतदान करने के लिए जो है यहाँ पे आए हुए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतदान के लिए ये माता जी यहाँ पे आई हुई हैं और अभी मतदान करके जो है यहाँ से बाहर निकली हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से वॉलेंटियर्स और जो है इनको
मदद करने के लिए लगातार यहाँ पे। आप माता जी मतदान करने आए थे? हाँ जी, बोलते आप यहाँ पे वोट गिराने आए थे? हाँ वोट। अच्छा, यानी किसको आपने यहाँ पे चुनना होगा? ये तो हम आप बता अच्छा नहीं बताएंगे किसी को। नहीं बताएंगे। तो कॉन्फिडेंशियल होता है जी 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 जी। तो यानी क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो शिक्षा के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा, पानी की तो यहाँ बहुत समस्या चल ही रही है। हम तो बहुत परेशान है पानी से, लेकिन समस्या है आपके इसमें। अच्छा हाँ, कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। गंदा पानी आ रहा है जैसे। हाँ, अच्छा, माता जी कितने बजे आए थे आप? अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो अब अच्छा, भीड़ ज़्यादा नहीं थी? नहीं। देखिए, आपने तमाम तरीके से सुना। माता जी इस वक्त हमारे साथ ही हैं और देखिए एक वॉलेंटियर्स और आए हैं यहाँ पे जो है वोटिंग करने के लिए, यानी वोटिंग की प्रक्रिया लगातार। और जिस तरीके से आपको मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि पैरामिलिट्री हो, चाहे BSF का जवान हो, दिल्ली पुलिस हो, लगातार जो है सुरक्षा में किसी तरीके के चूक ना हो, यानी एक एक चीज़ जो है जाँच करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में आज यहाँ पे मतदान जो है किया जा रहा है, यानी राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर। कैमरा पर्सन आके चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। जी हाँ, और देवभूमि के दंगल में लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब अफसरशाही जो है वो मंत्रियों पर हावी होने लगी है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा पहली बार उत्तराखंड में नहीं हुआ है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सरकार में भी कई बार मुख्यमंत्री तक इस बात की नाराजगी जता चुके हैं कि जो अफसरशाही हैं वो अपना हक जमाते हैं, या अगर उनसे किसी तरीके का कोई काम कहा जाता है तो वो काम उसको नहीं करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं। इस तरीके की बातें से पहले भी त्रिवेंद्र सरकार में देखने को भी मिली, धामी सरकार में भी देखने को मिली। रेखा आर्या त्रिवेंद्र सरकार में भी इसकी नाराजगी जता चुकी थी और इस बार फिर एक बार उन्होंने यहां पर अफसरशाही को लेकर नाराजगी जताई है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नवीन ठाकुर जी भाजपा प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट वरिष्ठ यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू मौर्य आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नवीन जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और सीधा सीधा सवाल ये है कि आखिर अफसरशाही जो है अब वो मंत्रियों पर हावी क्यों होने लगी? देखिए, मंत्रियों पर अफसरशाही बिल्कुल हावी नहीं है, लेकिन हाँ, इक्का दुक्का मामले ऐसे हैं जो भी रेखा जी का मामला आया और निश्चित तौर पर रेखा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, उनके संज्ञान में ये मामला है। दिल्ली दौरे पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कल तक मुख्यमंत्री जब आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस पर जो है मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या कारण है। अभी पूरी बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वहां से आने के बाद ही जो है लाई जाएगी। मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर एक कोई प्रकरण हुआ है तो अफसरशाही हावी है, बिल्कुल हावी नहीं है। और अभी आपने देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कार्रवाई आपने देखी, सख्त कार्रवाई आपने देखी, और पूरा सख्त संदेश इसमें जो अफसरशाही को गया है कि उत्तराखंड में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने लापरवाही की, तो उसकी जगह सलाखों के पीछे है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव। हाँ, ये मैंने कहा कि एक आध प्रकरण ऐसे हो जाते हैं और उस पर भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर आपको जो है देखने को। ठीक है नवीन जी, आप इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत से सिर्फ आपने इक्का दुक्का मामले कहे, मैं आपको बहुत सारे मामले भी बता दूंगी कि कौन कौन से मामलों में अफसरशाही जो है मंत्रियों पर हावी होती नजर आई है और ये मुद्दा कब से कब तक चला आ रहा है। हमारे साथ शांति प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, ये कहावत बड़ी चरितार्थ है जी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये महाराष्ट्र के हैं सचिन कुर्बे जी, बहुत ईमानदार हैं और भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की क्या दुर्दशा है वो उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुआ है। अगर इन्हीं मंत्री को देखें तो पिछली बार भी इन्होंने जब ये मंत्री में थी तो इसी रोकी रही कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझसे बगैर पूछे तबादले हो रहे हैं, मुझे बगैर पूछे कई जगहों पर अधिकारी जो है तैनाती कर दे रहे हैं अपने लोगों की। इसके पीछे मेन कारण है कि ये दिल्ली वाली दल दिल्ली के दबाव में जो है यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अधिकारियों के सीधे संपर्क दिल्ली में है और जिस कारण वो दिल्ली के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। मंत्री ने बड़े दबंगता से कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को शिकायत कर दी है, होगा कुछ नहीं। माने तो तब कि मंत्री का अपमान हुआ है, उनको जो है अटैच कर दिया जाए, पद मुक्त कर दिया जाए, तब तो माने कि वही मंत्री का कोई पावर है, मुख्यमंत्री की पावर है जी। अगर मुख्यमंत्री जी ने जरा सा भी सचिन कुर्बे के लिए कुछ कह दिया तो ऊपर गडकरी से लेकर तमाम महाराष्ट्र के नेता इनका गला दबा दें।
जो सचिव ने किया है वो अपने अधिकार क्षेत्र में किया है। और एक कहावत और है कि अरबी घोड़े के ऊपर घुड़सवार अगर अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है। ये मंत्री सारे ऐसी आनंद फानंद में बना दिए गए, इनको खुद ज्ञान नहीं है कि इनके अधिकार क्या हैं और कैसे इन्होंने अधिकारियों से काम लेना है। ये इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर लचर व्यवस्था है और मंत्रियों के आगे जो है अधिकारी हावी हैं। इसीलिए गाय बगाए ये सुनाई देता है कि मंत्री जो है बेलगाम, अफसर बेलगाम है और मंत्री लाचार हैं। ये बताता है कि लोकतंत्र नाम की उत्तराखंड में कोई चीज नहीं है, ये उसी का परिणाम है। मैं सचिन कुर्बे जी को फिर इस बात को कहूंगा कि वो ईमानदार आदमी है और जो उन्होंने किया होगा अपने विवेक से अच्छा ही किया होगा। अब मंत्री जी किसी को एडजस्ट करना चाह रही होंगी तो नहीं करा होगा उन्होंने, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। बाकी रही बात दिल्ली के दबाव में, ये बहुत कोशिश करेंगे भी तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप देख लीजिएगा मुख्यमंत्री इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी मैं शांति प्रसाद जी आपके पास। सुभाष जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। सुभाष जी आपसे जानना चाहूंगी मैं इस अफसरशाही को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अफसरशाही का मुद्दा अक्सर उत्तराखंड में उठता है और अक्सर जो मंत्री हैं वो शिकायत करते पाए जाते हैं कि अफसरशाही जो है वो कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है मंत्रियों पर। सुभाष जी आप अनम्यूट कर लीजिए जरा। सुभाष जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, अफसरशाही जो है वो लगातार मंत्रियों पर हावी होती जा रहे हैं, ऐसे मंत्री आरोप लगा रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार में भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बीच बीच में देखने को मिले थे। अभी हाल ही में सतपाल महाराज ने भी ऐसा ही मुद्दा उठाया था और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर बात भी करी थी। कैबिनेट की बैठक में इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा की थी और आज रेखा आर्या ने कंप्लेन की है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी राजन जी। नहीं, मैं इस पूरे प्रकरण को 2-3 दिन से देख रहा हूँ जी। जो सचिन कुर्वे खाद्य सचिव हैं जी, उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवा रुड़की से प्रारंभ की जी। वो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की रहे, जिलाधिकारी हरिद्वार रहे और उन जैसा डायनेमिक अफसर उत्तराखंड में नहीं है जी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके यहाँ 0 पेंडेंसी रहती है। जब वो कलेक्टर थे तो उनकी पटल पर कोई फाइल नहीं रहती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो माननीय मंत्री हैं रेखा आर्य जी, उनके कुछ स्वार्थ रहे होंगे जी। क्योंकि यहाँ जैसे अभी शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि यहाँ जो मंत्री हैं जी, वो आनन फानन में बने हुए मंत्री और ये योग्यता के आधार पर यहाँ मंत्रियों का चयन बिल्कुल नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। और यही कारण है कि उत्तराखंड में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे यहाँ योग्य राजनीतिज्ञों का अभाव है। हमारे यहाँ जो विद्वान है उन पर सिफारशी लोग हावी हैं। यही एकमात्र कारण है कि उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल स्टेटा है वो बहुत वीक है। उसमें मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस तरह का हमारे यहाँ मंत्रिमंडल है, पीछे रहा है, उसमें रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा। अभी पिछले दिनों यशी हमारा बहस कर रहे थे बजट को लेकर, तो 5590 करोड़ रुपया जो है वो पूरक बजट का लैप्स हो गया था। वो अयोग्यता की वजह से ही हुआ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई मंत्रिमंडल में है और वो अपनी चीजें समझता है, उन्हें जानता है, तो अधिकारी और प्रशासनिक अमला उसकी कंप्लायंस करता है जी। ये इस तरह की जो स्थिति हुई है ये जो जनता के बीच में आई है ये राजनीति के लिए और राज्य के हित में नहीं है जी। ठीक है राजन जी, हमारे साथ लगातार आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राजू मौर्य जी। राजू मौर्य जी क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है जी। अगर उत्तराखंड राज्य जो कि अपनी विषम परिस्थितियों के लिए जाना जाता है जी, और जो इसके क्षेत्र हैं उनको जाहिर सी बात है जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं जी। और उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी निश्चित रूप से अफसरशाही का तालमेल बहुत जरूरी है जी। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार
ये देखने को मिलता है कि अफसर मंत्रियों के कहने सुनने में नहीं है, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनको गंभीरता से नहीं लेते जी। ये अपने आप में बहुत गंभीर चिंतन का विषय है सरकार के लिए जी। क्या उत्तराखंड में ऐसी सरकार चल रही है जिसको सुनने वाला कोई नहीं है? क्या ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो निरंकुश होकर के बिना अपने मंत्रियों को कॉन्फिडेंस में लिए इधर से उधर कुछ भी कर रहे हैं? अगर इस तरीके से होगा तो उत्तराखंड का निरंतर जो विनाश है वो और बढ़ चढ़ करके उत्तराखंड के अंदर दुश्वारियां बढ़ेंगी, दूर नहीं होने वाली। मैं किसी की पैरवी नहीं करूंगा, ना किसी मंत्री की पैरवी करूंगा, ना मैं किसी अधिकारी की पैरवी करूंगा, लेकिन अधिकारी पूरी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी है, वो जनप्रतिनिधियों के कंट्रोल में होने चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा आदेश जो दिए जाते हैं अगर उनका अनुपालन नहीं हो रहा है जी, तो आप कैसे उत्तराखंड का विकास होगा? कैसे आज जो उत्तराखंड के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है जी। अगर यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है, अगर दूरस्थ क्षेत्रों में कई ऐसी जगह जहां बिजली नहीं है, जहां तमाम दिक्कतें हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्यूरोक्रेसी और जो जनप्रतिनिधियों के बीच का तालमेल सही ना होना, इसका ये बहुत बड़ा अपने आप में जिम्मेदार है। आखिर क्या इसके पीछे, इसमें एक चीज और भी देखेंगे कि इसके पीछे करप्शन भी कहीं ना कहीं होता है। देखिए ट्रांसफर का खेल होता है, ट्रांसफर में सिफारिशें लगी होती हैं, मंत्री चाहते हैं कि ट्रांसफर वो करें, उनको भी कहीं ना कहीं से कुछ ऑफर होते हैं, और अधिकारी भी होते हैं, लोग अधिकारियों को भी मैनेज करके चलते हैं, अरे अधिकारी साहब मेरा ट्रांसफर यहां से वहां कर दीजिए। तो ये तो बड़ा ट्रांसफर का इशू, तो सब इसके पीछे तो करप्शन होता ही होता है। इसको तो आप बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कर दिया अगर किसी ने। और अगर इस तरह की घटना हो रही है, अधिकारी कह रहा है मेरे मर्जी से होगा, मैं कर दिया, मंत्री कह रहा है मेरी मर्जी से होगा, मैं इसके बाद आपके पास, तो इसका मतलब है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी होगा 100% इसके पीछे। जी ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए सुभाष झा जी। सुभाष झा जी, क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? एक तरफ कुछ विपक्षियों का यह भी कहना है कि जो अधिकारी हैं वो तो अपना काम करते हैं, मंत्री जो हैं वो अपना काम नहीं करते हैं। इसमें आपकी क्या राय है इसको लेकर कि अफसरशाही जो है वो अब मंत्रियों पर हावी होने लगी? जो राज्य बनने के बाद से ही जितने छोटे राज्य बने जी, उसमें वर्किंग कल्चर उत्तराखंड में लागू नहीं हो पाया। यहाँ जो मिनिमम वर्किंग कल्चर जो ऑफिस का होना चाहिए जी, वो यहाँ लागू नहीं हो पाया। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी राजनीतिक आते हैं वो तकनीकी तौर पर कानूनों की जानकारी, नियमावली की जानकारी, उन चीजों की जानकारी उनके पास उतनी नहीं होती है जितनी अफसरों के पास होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो तकनीकी और कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं में चीजों को ले जाते हैं और मंत्री जी का या विधायक का ये दबाव होता है कि इसको इमीडिएट जो है इसको खत्म किया जाए, इसको कैसे हो, इसको लेकर के कई बार उलझने होती है। नो डाउट कि यहाँ अफसर में भ्रष्टाचार है। अभी एक अफसर आज जेल गए हैं, अभी एक अफसर को जो है कल सस्पेंड किया गया जी। तो ये चीज है। दूसरा, अफसरों की यहाँ आपसी गुटबाजी जो है, क्षेत्रीय गुटबाजी और आपसी गुटबाजी, वो भी यहाँ हावी है और कई बार आपसी गुटबाजी के चक्कर में भी बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी बात, यहाँ जो है यहाँ ट्रांसफर उद्योग का दर्जा यहाँ ले चुका है। यहाँ तबादला जो है एक उद्योग चलता है तबादले का जी। तबादले को लेकर जो एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए कि इतना दिन बाद आपका तबादला नहीं होगा या इतने दिनों में आपका तबादला हो जाएगा जी। ऐसा कोई प्रक्रिया यहाँ कई बार घोषणाएं तो हुई लेकिन ये लागू नहीं हुआ। अब सवाल है, उसके वजह से कई लोग दूरस्थ में हैं लेकिन डिप्टेशन में देहरादून बैठे हुए हैं। कई अधिकारी जो है टिहरी में पोस्टेड हैं, वहाँ पौड़ी में पोस्टेड हैं, हरिद्वार में पोस्टेड हैं, लेकिन वो रहते हैं देहरादून। शुक्रवार की शाम यहाँ चले आएंगे, सोमवार की दोपहर में वहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और ये बात नहीं कि यहाँ के नेतागण इससे अनभिज्ञ हैं, यहाँ के नेतागण भी कोई जानकारी में है, लेकिन बावजूद उनके अपने निजी स्वार्थ, उनके अपनी घालमेल, उनका अपना मिली भगत, जब ये काम बीच में नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं आती हैं सामने। लेकिन सच्चाई ये है कि फिर सब कुछ सेटल हो जाता है और फिर सब कुछ चलने लगता है। जी सुभाष जी,
वापस आऊंगी मैं आपके पास और सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम बात करें अफसर राज और मंत्री नाराज। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अफसरशाही जो है वो मंत्रियों पर हावी है और ऐसे मामले अक्सर उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अफसर राज और मंत्री नाराज। उत्तराखंड की पुरानी सरकारों में कई ऐसे मोड़ आए जहां पर मंत्रियों और अफसरों के बीच फैसले को लेकर ठनाठनी बनती आई है, लेकिन एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आ गया जहां पर खाद्य विभाग में जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादलों को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे में ठन गई है। बिना अनुमोदन के किए गए तबादलों को रेखा आर्य ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया, लेकिन खाद्य आयुक्त के द्वारा बीते कल बिना अनुमोदन के फिर से 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्य भड़क उठी और तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू को नाराजगी भरा पत्र भेजते हुए खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया। तो क्या कारण है कि ब्यूरोक्रेसी मंत्रियों पर हावी हो रही है और मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के यहाँ गुहार लगानी पड़ रही? और आज हम इसी पर चर्चा करें। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और राजेंद्र जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। नहीं, मेरा इसमें यशी मेरा एक सबमिशन है जी, ये माननीय मंत्री जी जो हैं वो तबादले के लिए ही नाराज क्यों हैं? अगर वो नाराज होती कि योजनाओं का पालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है तो मैं आज उनके पक्ष में खड़ा होता जी। वो नाराज होती कि लोगों के राशन जो है वितरण सही नहीं हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा होता, उनके आदेश के बाद भी नहीं हो रहा। लेकिन ये ट्रांसफर पोस्टिंग पर अगर माननीय मंत्री जी नाराज हैं जी, तो ये राजनीतिक बात है और ये राज्य हित की बात नहीं है। उन्हें नाराज होना चाहिए था कि इतना राशन आया वो बटा क्यों नहीं। उन्हें नाराज होना चाहिए था कि गांव में किस चीज के लिए लोग तरस रहे हैं वो पहुंची क्यों नहीं। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। जो आरोप जिससे वो नाराज हैं वो अधिकारी चाहे कोई भी हो, अधिकारी की कार्यशैली पे से मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरा संबंध यह है कि जब आप मंत्री हैं आपकी जिम्मेदारी लोगों को सहूलियत देने की है जी। लेकिन आपका फोकस सारा ट्रांसफर और पोस्टिंग पे क्यों है? और यही मूल कारण है कि उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाया 20 साल में। ठीक है राजेंद्र जी, यहाँ पर हम सीधे रुक कर लेते हैं नवीन जी का। नवीन जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि भाई तबादलों को लेकर नाराजगी क्यों? राजेंद्र चौधरी जी जैसे कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर नाराजगी है तो आप और भी चीजों को लेकर हो सकते हैं कि धरातल पर योजनाएं पहुंच रही नहीं पहुंच रही हैं, गरीब लोगों को जो चीजें मिलती हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। हमेशा तबादलों को लेकर नाराजगी क्यों? क्योंकि इससे पहले भी जो मामला आया था वो शायद तबादलों को लेकर ही था। नहीं, मैं आपको याद दिला दूं एसीजी और आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी को भी
मैं सिर्फ रेखा आर्या की बात नहीं कर रही हूँ नवीन जी। नहीं, मैं रेखा आर्या के विषय में बात हो रही है, उनको लेकर डिबेट चल रही है, उनके संज्ञान में ये वाला विषय ला दूं। और मंत्रियों को लेकर भी अगर आप चाहें तो बात हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इससे पूर्व जब रेखा आर्या जी नाराज हुई तो राजेंद्र जी को याद होगा, शायद संज्ञान में नहीं, अभी ध्यान में 2020 में नाराज हुई थी रेखा आर्या जी। वात्सल्य योजना नहीं, वो अलग विषय था। अभी वात्सल्य योजना जब हम लागू कर रहे थे कोरोना काल के दौरान, उसको लेकर भी रेखा आर्या जी ने आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण योजना है और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको लेकर जो हम चिंतित हैं, उनके माँ बाप नहीं है, अधिकारी क्यों लेट लतीफी कर रहे हैं, तो उसको अति शीघ्र लागू कराने में भी जो है उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी और अधिकारी को फटकार लगाई थी। तो ऐसा नहीं है कि पोस्टिंग और उसको लेकर ही कोई पोस्टिंग का मामला नहीं था, तो उस योजनाओं को लेकर भी वो जो है सजग रही। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री होने के नाते सचिन कुर्वे जी को भी चाहिए था कि बिना उनके अनुमोदन के क्यों ट्रांसफर हुए, तो उनका हक है, अधिकार है कि क्यों बिना उनके अनुमोदन के जनप्रतिनिधि को अगर जो है अधिकारी साइडलाइन करेंगे, निश्चित तौर पर फिर लोकतंत्र में फिर मंत्रियों को चुन के जनता भेजती है, वो मंत्री को साइड नहीं कर रहे हैं, वो तो जनता को साइड कर रहे हैं, जनता ने उनको चुना है। तो इसलिए ये भी जो है गलत हुआ। उस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे उस विषय को, लेकिन अगर ये आरोप लगाना कि केवल पोस्टिंग को लेकर ही, बहुत सारे और मसले मैं आपको याद दिला दूंगा, राशन को लेकर भी, गुणवत्ता को लेकर भी वो बहुत बार औचक निरीक्षण कर चुकी हैं, जा चुकी हैं। और वात्सल्य योजना में उन्होंने बुआ का जो है रोल खुद किया था, जब पुष्कर धर्मजी ने कहा था कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं मैं उनका मामा रहूंगा ताउमर, और रेखा आर्या जी ने कहा था मैं उनकी बुआ का जो हक अदा करूंगी, इन बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, एक विषय अभी आया है इसलिए जो है चल रहा है, लेकिन और बहुत सारे विषयों को लेकर, जनता से जुड़े विषयों को लेकर, आम विषयों को लेकर, आम मुद्दों को लेकर उस वक्त भी रेखा आर्या जी मुखर रही। ठीक है, यहाँ पर दूसरा सवाल यह है कि जैसे कि अभी यहाँ पर और भी तमाम विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार के लिए अफसरों का इस्तेमाल किया जाता है और शायद यही वजह है कि जो अफसर हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। अभी शांति प्रसाद जी कह रहे थे जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। नहीं, शांति जी तो खैर मुंबई का हवाला दे रहे थे कि गडकरी जी के यहाँ से फोन आ जाएगा, वहां के यहाँ से, लेकिन भ्रष्टाचार की बात तो कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही थी। और जब कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार की बात करें तो बड़ी हंसी आती है मुझे। तो ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिनके मुखिया ने कहा था लूट लो उत्तराखंड को मैं आंखें फेर लूंगा, उस पर बात नहीं करते, उस पर डिबेट कराने से कतराते हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके अरे सुन लीजिए भाई साहब, अंगारू लक्ष्मण, नहीं आप सुन लीजिए ना, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हाँ तो फिर सुन लीजिए ना, इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है, बौखलाहट हो रही है बीच में। बंगारू लक्ष्मण ने 1 लाख की रिश्वत के आरोप लगाया था, साबित नहीं हुआ था, चंदा था, हमने हटा दिया। क्यों नहीं हटाए थे राहुल गांधी को, क्यों नहीं हटाए थे सोनिया गांधी को? 1000 करोड़ करप्शन है। कैसी कैसी बातें करते हैं, हल्की बातें जरा सोच के तो बोलिए, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। राहुल क्यों नहीं हटा दिया आपने? हरीश रावत के खिलाफ क्यों नहीं मुखर होते? तो दही जमता है क्या बोलते हुए? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला? डिबेट में रेखा आर्या का जो पति है बोलिए ना, हरीश रावत नंबर 1 है बरेली जनपद में। हरीश रावत पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? रेखा आर्या के पति है, हरीश रावत के खिलाफ बोलते मुंह में दही जम रहा है क्या? राहुल गांधी ने 1000 करोड़ का घोटाला कर रखा है, ईडी ने घेर रखा है, ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है, शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है कांग्रेसियों को? शर्म नहीं आ रही है? शर्म तुम्हें नहीं आ रही है, पतियों को सबको शर्म आएगी। भाजपा को 1000 करोड़ का घोटाला करके जो है पति की जांच कराओ, कितने जांच हो रही है, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए ना आप। जब चाइना जाते हैं राहुल गांधी तो चुपचाप जाते हैं, जब बैंकॉक जाते हैं तो चुपचाप जाते हैं, पति की जांच कराओ, आप जो मंत्री हैं। अरे सुन लीजिए, क्यों बौखला रहे इतने? आप जब अनसंड बोल रहे थे हमने धैर्य पूर्वक सुना आपकी सारी बातों को, लेकिन जैसे बीच में चिल्लाने पड़े, पेट में दर्द हो गया, बौखलाहट हो गई, सुनने का माजर रखिए ना। जब आप अनर्गल आरोप लगाओगे, राहुल गांधी ने 1000 करोड़ घोटाला नहीं किया, मंत्री को ट्रांसफर में कितने पैसे चाहिए? 1000 करोड़ घोटाला नहीं किया क्या राहुल गांधी ने? क्यों ईडी के दफ्तर में जा रहे हैं? सोनिया गांधी क्यों मुंह छुपा रही है, बीमारी का बहाना कर रही है? राहुल गांधी जब चाइना जाएंगे तो गुपचुप जाते हैं, जब बैंकॉक जाएंगे तो गुपचुप जाते हैं, जब नेपाल जाएंगे तो गुपचुप 50 घंटे, जब ईडी नवीन भाई राहुल गांधी ने 50 घंटे जो है हंगामा करते हैं, सड़कों पर जो आमजन को परेशान करते हैं, तब लाल लश्कर के साथ तब भड़काते हैं अपने विधायकों को, बोलते हैं आग लगा दीजिए। आप ये बताओ, रेखा आर्या के पति हिस्ट्री शीटर है या नहीं है? राहुल गांधी की बात हो रही है, उनके पति की बात नहीं चल रही है। रेखा आर्या की डिबेट है, रेखा आर्या के पति पर आरोप है या नहीं? मंत्री नहीं है, राहुल गांधी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है इस वक्त और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है कांग्रेस के, और कांग्रेस के सारे कर्ता धर्ता हैं। 21 साल से माता श्री 22 साल से अध्यक्ष है, उसके बाद बेटे को कोशिश की बनाने की, बेटा फ्लॉप हो गया,
46 चुनाव में से 41 चुनाव हारे बेटे के नेतृत्व में। उसके बाद जो है कांग्रेसियों को कहीं जगह नहीं मिल रही है पूरे देश में, नकार के रख दिया। नवीन जी इस बात का अफसरशाहियों से क्या लेना देना है, मुझे बताइए जरा। आप खामखा डिबेट का वक्त खराब कर रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने तो भ्रष्टाचार की। और राजन जी प्लीज मुद्दे पर ही रहिए, बेहतर होगा। क्या फायदा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विषय में हम क्या डिबेट कर रहे हैं? बात यहाँ पर उत्तराखंड की हो रही है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की हो रही है, यहाँ के मंत्रियों की हो रही है। गिरधारी जी के विषय में डिबेट कर रहे हैं क्या? गिरधारी जी के विषय उसमें तो आप नहीं बोल रहे हैं। जब ये बोल रहे हैं गिरधारी लाल उनके पति हैं और ये है इस चीज से, उस पे विषय में बोले ना, उस पे नहीं बोल रहे हैं ना। तो राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है नहीं क्या? सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है नहीं क्या? चलिए ठीक है नवीन जी रुक जाइए, शांति रखिए नवीन जी, वापस आती हूँ मैं आपके पास। शांति प्रसाद जी क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है, मुद्दों से भटकाओ, बात को गुमराह करो और दूसरों पर आरोप लगाओ, अपने आरोपियों को छुपाओ। ये इनकी मानसिकता है, ये उसी का परिणाम है। ये बड़े खुश हो रहे हैं, इनके पसंद की बात आ गई तो। आज की डेट में जो है केवल एक कार्य पर लगी है, कैसे राज्य से लेकर देश के संसाधनों को लूटा जाए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी को सचिव, एक ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको व्यवस्था चलानी है। मजा तो तब आता कि यदि रेखा आर्य जी ये कहती कि इन ट्रांसफरों में कहीं पैसा लिया गया है इसलिए आपत्ति करती, तो हमको लगता कि जनहित की बात कर रही है। यदि रेखा आर्य जी ये कहती कि किसी योजना में गड़बड़ हो गया है, इसने प्रभावी अधिकारी को हटाकर उसको प्रभावित करने के लिए। देखिए शांति प्रसाद जी, इससे पहले भी रेखा आर्या जी ने जब अफसरों पर नाराजगी व्यक्त की थी तो उनके अलग मुद्दे भी थे, सिर्फ तबादलों को लेकर नहीं थे। और मैं यहाँ पर रेखा आर्या जी की बात नहीं करी थी, और भी मंत्री थे जिन्होंने तबादलों को लेकर अफसरशाही पर नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन अगर मैं रेखा आर्या की पर्टिकुलर बात करती हूँ तो रेखा आर्या ने राशन गरीबों में नहीं बंट रहा था, उस वक्त भी आवाज उठाई थी। इससे पहले कुछ सड़क को लेकर कुछ मामला था, उसको लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तमाम चीजें जो है वो रेखा आर्या द्वारा की जा रही, सिर्फ तबादलों को लेकर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। बात कंप्लीट कर लूं जी। होता क्या है, आपने अगर आप एक मंत्री हैं, आप इस राज्य की, आपकी अपनी एक गरिमा है। यदि आपने ये सवाल उठाया है कि आपकी अनदेखी हुई है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए सचिव के ऊपर। मगर आप पिछले भाजपा के 12 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जिसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं बाद में वही इनका सचिव बड़ा प्रिय हो जाता है। और सचिन कुर्बे जी की ईमानदारी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि वो व्यक्ति जो है ऑनेस्ट व्यक्ति है। हाँ, इतना जरूर है कि नागपुर से निकला हुआ है, उसका अपना भी एक ऑरा है। अगर ये छेड़ते हैं तो वो दिल्ली से फोन करवा देते हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजनीतिक औकात नहीं है वो किसी मंत्री या किसी सचिव के ऊपर कार्रवाई कर दे। कारण जब आप कमीशन मांगोगे, जब आप बेईमानी करोगे तो भाई फिर क्यों अधिकारी आपसे डरेगा। और जिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की बात अभी चर्चा में आई है, वो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज न करते तो अभी 8 दिन के बाद सहसम्मान रिटायर होने के बाद उनके गलों में यही सारे मंत्री माला डालते हुए दिखते कि हमें बड़ा दुख है आप चले गए, आपके रहने से राज्य को चौमुखी विकास हो रहा था। ये ऐसे लोग हैं। इन 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैंने तो किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। एनएच घोटालेबाजों को जितने महत्वपूर्ण पदों में इन्होंने बैठाया है, ये बताता है कि तबादला को इंडस्ट्री बना दिया और उस इंडस्ट्री से पैसा नहीं आ रहा है, तब मंत्री चिल्ला रहे हैं। नवीन जी जवाब दीजिए। नैतिकता वो हाल यूकेडी का है। ये 10 साल स्वयं सत्ता में रहे, उस विषय में बोले जरा। ये तो कांग्रेस के साथ भी सत्ता में रहे, भाजपा के साथ भी सत्ता में रहे, तब ये कहाँ थे? तब इनसे नहीं जवाब बनता था, तब ये बोल नहीं पाते थे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों दलों के साथ सत्ता में रहे हैं। तो ये पता नहीं होता, ये नहीं जानते कि कांग्रेस का अगर कोई व्यक्ति बैठा है उसकी गरिमा क्या है। अरे आप सवाल खड़े करो, मगर आपका बोलने का तरीका। अगर आपकी सही बात उठा दी तो गरिमा, इसमें कौन सी गरिमा का आपकी हानि होगी? क्या सत्ता में रही शांति प्रसाद? आप कांग्रेस का सत्ता में नहीं रहे क्या शांति प्रसाद जी? इसमें कौन सी गरिमा की हानि हो गई आपकी? पैसा कमाने आता है और अपने आप जो है, जो आप अपना बोल रहे हैं, अपने शब्दों की गरिमा देख लीजिए एक बार जरा। राजनीतिक मर्यादा कितने गरिमामय होते हैं।
शांति से अपने शब्दों को देख लीजिएगा आप, अपनी डिबेट्स में देख लीजिए आप कितने गरिमा में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने केवल तो इतना याद दिलाया, सच्चाई बोली मैंने तो कि आप जो है कांग्रेस के साथ भी सत्ता में रहे और भाजपा के साथ भी सत्ता स्वार्थ के लिए तो आप किसी के साथ भी शामिल हो गए, तब आपको नहीं दिखता कुछ भी, तब आपको आवाज नहीं उठती। और जब विपक्ष ने आपको किसी लायक नहीं छोड़ा, इस लायक ही नहीं छोड़ा कि सत्ता में आ सके किसी के साथ, तब आप जो है दोनों दलों को गरियाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक पतित की ओर अपने बारे में नहीं सुनेंगे, बिना बात के जो है सिर पैर की बातें करते हैं, बोलते रहेंगे। सुनने का मजा इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, केवल चिल्लो चिल्लाट मचानी है और हल्ला करना है बस। कि ये तराजू वाली पार्टी जिस दिन सत्ता से बाहर जाएगी, ये काले कारनामे जनता के सामने पटल पर आएंगे। लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बदनाम पार्टी याद कर लीजिएगा। ये उत्तराखंड की जनता को जो आप बार बार इस प्रकार जो है अपमान करते हैं, उसी का नतीजा है कि आपकी सारी जमानतें जब्त हो जाती है, स्वयं की जमानत जब्त होती है और पूरे दल की जमानत जब्त होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, जनता ने चुन के भेजा है हमें और दूसरी बार चुना है, इतिहास बनाया उत्तराखंड की जनता ने, दूसरी बार चुना है। भट्टी शांति भट्टी, मैं समझ सकता हूँ आपकी निराशा, आपकी कुंठा, आपकी निराशा कुंठा में समझ सकता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर भी आपको जनता ने नकार दिया और आपके दल को भी नकार दिया, कभी लोकसभा ने जीत पाए, कभी विधानसभा ने जीत पाए, इसलिए ये कुंठा और शर्म और निराशा, इसलिए आपके अंदर इतनी कुंठा, शर्म और निराशा है, ये विशिष्ट भाव है आपके अंदर, इसलिए जो है केवल और केवल जो है आप यहाँ बैठकर चिल्ला चिल्लाट मचाने का काम, बिना सिर पैर के बोलने का काम, जब अपनी बारी नहीं है तब भी बोलने का काम, दूसरे को नहीं सुनने देने का काम, ये काम शांति प्रसाद भट्ट का है, के लोगों का है। रायता बनाने वाली पार्टी का काम जो है शांति प्रसाद भट्ट ने इस्तेमाल। ठीक है नवीन जी और शांति प्रसाद जी प्लीज रुक जाइए और हम सीधे यहाँ पर सुभाष जी का रुख करेंगे। सुभाष जी, क्या कुछ कहना है आपको कि क्या वाकई अफसरशाही जो है वो यहाँ पर मंत्रियों पर हावी होती नजर आ रही? क्योंकि कई बारी धरातल पर अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि अफसर जो है वो मनमानी करते हैं, जो जिस तरीके से पहले भी अभी नवीन जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन ठीक तरीके से नहीं करा जाता। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, सर्वप्रथम तो भ्रष्ट अधिकारी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब रह गई बात, जहां तक सचिन कुर्वे जी की बात है, उनका ये रेपुटेशन नहीं है, पर्सनली मैं जानता हूं उन्हें जी। दूसरी बात ये जहां तक है कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे वर्किंग कल्चर जो है यहाँ डेवलप नहीं हुआ है जी। वर्किंग कल्चर अगर डेवलप होता तो यहाँ चीफ मिनिस्टर के पास बात जाने की जरूरत ना होती। मान लीजिए मंत्री जी ने अगर आदेश दिया तो फिर सचिव जी का काम था उस फाइल को आगे बढ़ाना या उस पर विचार करना, या मान लीजिए अगर ओवरराइट हुआ तो फिर चीफ मिनिस्टर का काम है उस पर कार्रवाई करना कि ओवरराइट कैसे हुआ। ये वर्किंग कल्चर की बात है। मैंने कहा ना कि यहाँ वर्किंग कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ तबादला जो है, हमने पहले भी कहा था कि यहाँ तबादला उद्योग का दर्जा ले चुका है और इसी उद्योग के दर्जे का ये झगड़ा है। चूंकि 3 ट्रांसफर नहीं हुए, उनके पसंदीदा का मंत्री ने कर दिया, तो अब देख लीजिए मंत्री जी गुस्सा हो रही हैं और फिर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद मंत्री जी शांत हो जाएंगी। अभी हमारे नवीन भाई बोल रहे थे, मेरे लिए तो कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर जी। मैं ये पूछता हूं कि ओम प्रकाश जी चीफ सेक्रेटरी थे, आपने ओम प्रकाश जी को क्यों हटाया? सरकार तो आपकी है। उसके बाद आपने फिर जो है संधू जी को बनाया, फिर संधू जी को अब क्यों हटा रहे हो? फिर आप नए को लाएंगे। सवाल ये उठता है कि इससे भी जो है बहुत ज्यादा श्रम और साधन जो है बर्बाद होता है। एक अधिकारी जो किसी चीज के प्लान करके गया, अपने जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनको बता करके गया, समझा, उसकी अपनी एक टीम काम करती है। जैसे राजनीति में अपना टीम काम करता है, पत्रकारिता में अपना टीम काम करता है, वैसे अधिकारियों में भी अपना टीम काम करता है। तो आपने जब टीम लीडर बदल दिया तो फिर नई टीम आएगी, फिर 6 महीना 4 महीना उसमें जाया होगा। अब सवाल ये उठता है कि चाहे आप जिस कारणों से करें, यहाँ चीफ मिनिस्टर आपने बदल दिए वो अलग मसला है, यहाँ 3 चीफ मिनिस्टर ही नहीं बदले, आपने 3 चीफ सेक्रेटरी भी बदल दिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या था कि कल अच्छा था आज बुरे हो गए, या आज बुरे हैं कल अच्छे हो गए? ये टोटल ये सीधा जो ये मामला है, ये 2 मामला है। एक तो यहाँ कार्यशैली जो बननी चाहिए, जो ये काम हर हाल में होना है, चाहे वहाँ कोई और हो चाहे वहाँ कोई और हो, तो वो तबादलों को लेकर के जब तक आप कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाएंगे कि किसी का तबादला जो है इतना दिन पर इस स्तर के अधिकारी का तबादला हो जाएगा, और एक बार अगर तबादला हो गया तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा।
तो जब आप इस मोड में नहीं आएंगे तो फिर आपको ये आए दिन झेलना पड़ेगा। 4 आपके प्यारे लोग हैं तो 4 अधिकारी के प्यारे लोग हैं, और ये बहुत छोटा स्टेट है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के पास चले जाते हैं। तो व्यवहारिक मसला जो है वो यहाँ है। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग, यहाँ जो है शिक्षा विभाग, यहाँ दिन रात आए दिन तबादलों को लेकर के डॉक्टर, अभी आप देखा कि एक डॉक्टर को भी कुछ दिन पहले कि डॉक्टर को सचिव के यहाँ बुलाया गया, सचिव की वाइफ जो है उनको भला बुरा कहा, फिर वो मामला अभी तूल पकड़ा हुआ था। अभी आपने देखा साल भर 1.5 साल पहले कुंभ में जो है वो एंटीजन घोटाला जो है वो हुआ, जांच के नाम पर फर्जी जांच घोटाले हुए। उसके जो सीएमओ थे वो खास करके रुद्रप्रयाग से बुलाए गए, वहां से फिर वो डॉक्टर एस के झा वहां थे। डॉक्टर एस के झा घोटाले के मेन एक्यूज थे, लेकिन वो बाहर निकल गए। एक आदमी के नाम पर सारा ठिकाना फोड़ दिया गया और फिर जांच की ऐसी की तैसी हो गई। वो जांच अभी तक क्या हुआ, उतने साधु मरे, क्या हुआ, ये बहुत सारी चीजें हैं। हमने कहा ना कि यहाँ जो वर्किंग कल्चर है वो वर्किंग कल्चर डेवलप नहीं हो पाया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ठीक है राजू जी। मैं बहुत देर से सभी वक्ताओं की बात सुन रहा हूँ जी, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर अगर हमको जनता के लिए काम करना है, जनता के हित में काम करना है, तो पॉलिसीज बनानी होंगी। मैं बड़े लंबे समय तक कहता रहा कि उत्तराखंड के अंदर हॉस्पिटल एंड क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको लागू किया, लेकिन न जाने क्यों जब कार्रवाई शुरू हुई अस्पतालों के ऊपर तो उस कार्रवाइयों को रोक दिया। क्या प्रेशर आया, क्या प्रेशर नहीं आया। हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। अब ये ट्रांसफर की बात चल रही है, तो ट्रांसफर के लिए ट्रांसपेरेंस आप पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? अगर आप एक पॉलिसी बना देंगे तो फिर उसमें इस तरह के विवाद नहीं आएंगे कि इसका वो नहीं लिया गया। तमाम उदाहरण ऐसे उत्तराखंड के अंदर हैं, जो लोग अगर रसूखदार, नेताओं के परिचित, रिश्तेदार, वो सभी लोग उन्होंने पूरा जीवन सुगम में काट दिया। लेकिन कितने ऐसे लोग जो नीडी, जो बिल्कुल जिनका ट्रांसफर जेन्युइनली होना चाहिए था, लेकिन वो लोग पूरा जीवन उन्होंने दुर्गम में काट दिया। तो क्यों नहीं सरकार इसको गंभीरता से लेते हुए, अगर सरकार ईमानदारी से काम, कहते भारतीय जनता पार्टी कहती है हम 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, तो आप 0 टॉलरेंस का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आप पॉलिसीज बनाइए, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज बनाइए, और उसके बाद फिर काम कीजिए। जब पॉलिसी नहीं होगी तो पॉलिसी के अभाव में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उत्तराखंड जब से बना तब से आज तक घोटालों की बात, भ्रष्टाचार की बात हर सरकार के समय में, जब कांग्रेस की सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो कांग्रेस उठाती रही। नाम लेके उठाए गए कई घोटाले हैं, कई बड़े प्रकरण हैं, उत्तराखंड के बड़े प्रकरण हैं। मैं कहता हूं अगर ये भ्रष्ट लोग हैं तो केवल इनको सेवानिवृत्त क्यों कर दिया जाता है? केवल उनको निष्कासित क्यों, पार्टियों से निष्कासित खाली क्यों कर दिया जाता है? ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनको जेलों में क्यों नहीं डाला जाता है? क्यों नहीं हरक सिंह रावत को जेल में डाला गया अगर उसने करप्शन किया था? और अगर करप्शन नहीं किया था तो आप उस जनता के सामने बोलिए हाँ हमने झूठ बोला था। या विजय भगोड़ा की बात करते हैं या सतपाल महाराज की बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पे आरोप लगाए थे। अब जनता को बताना चाहिए कि क्या हुआ उन घोटालों का, जिन घोटालों की बात, जिस भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी ये तब करते थे। कई अधिकारी ऐसे हैं, अभी जैसा कि भट्ट जी ने बहुत सुंदर बात बोली, सुभाष जी ने, कि भाई चीफ सेक्रेटरी बदल दिया आपने 3-3। अगर बदले तो कारण तो बताना चाहिए जनता को। 3 चीफ सेक्रेटरी जब रिटायर होंगे उसके पीछे रिटायरमेंट का भी तामझाम उनके साथ चलेगा। मुख्यमंत्री बदल देते हैं तो मुख्यमंत्री का भी तामझाम हो जाता है, और उस सारे के सारे जो पैसों का खर्च होता है वो जनता पर बोझ डलता है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों हटाए गए उसका जवाब आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही थी तो क्यों हटाए गए, क्यों तीरथ सिंह रावत जी हटाए गए, और उनके पीछे एक पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे कितना खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ईमानदारी से काम अगर हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो जनता को जवाब देना भी हमको तय करना होगा कि हम अगर कोई घटना हो रही है तो जवाब भी दे जनता को। जी राजेंद्र जी क्या कुछ कहना आपको? मैं तो यही कहूंगा जी कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए, उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए राजनीतिक पार्टियों को साफ छवि के लोगों को राजनीति में लाना होगा। ऐसे लोग
जो राजनीति में आके धन शोधन का काम करें, ऐसे लोगों से बचना होगा। इस उत्तराखंड का जब ही विकास हो पाएगा। यही बात इस प्रकरण की, अगर ये तबादले का जो इशू है, अगर इस पर गौर की जाए तो अंत में, जैसे अभी भाई शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि इसका सीधा संबंध भ्रष्टाचार से ही निकलेगा। मेरा मानना है कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, उन्हें फ्री हैंड भी दिया जाना चाहिए, और कुछ मंत्री बहुत योग्य हैं, उनकी सलाह को भी माना जाना चाहिए। अगर तालमेल का अभाव होगा तो राज्य का विकास अवरुद्ध होगा। आज की तारीख में ये नवीन भाई बैठे हैं भाजपा के, विधायकों की नहीं सुनी जा रही, मंत्रियों की तो आप बात ही छोड़ दो। ग्रुप भाजपा खुद 2 ग्रुपों में बट गई है, एक जो इस समय व्यवस्था चला रहे हैं और एक वो जो टीम का हिस्सा तो है लेकिन स्टेडियम के बाहर है। इसलिए जो है राज्य के विकास के लिए बहुत गंभीरता से काम करना होगा। मैं जैसे हमारे ये एडवाइज़र जो हमारे यहाँ विश्लेषक बैठे हैं, इनकी बात से भी कतई सहमत हूँ कि उत्तराखंड राज्य में वर्किंग कल्चर डेवलप नहीं हुआ, और वर्किंग कल्चर जो है अगर यहाँ डेवलप हुआ होता तो इतना अच्छा राज्य था, जिसकी जो आज स्थिति जो ये पिछड़ गया है उससे कहीं आगे होता। और इसके लिए हम सभी लोगों को बहुत गंभीरता से चिंतन और मनन करना होगा कि आखिर कमियां कहाँ रही, बजाय एक दूसरे पे उंगली उठाने के। और भाजपा के पास तो पहले अरविंद केजरीवाल के पास था सर्टिफिकेट ईमानदारी का, अब इनके पास है। और ये तो बिल्कुल साक्षात गंगा में जो है नहा के स्वच्छ हैं एकदम। अभी वो जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं शिंदे, उन पे ईडी की जांच चल रही थी, उनके अलावा 10-11 विधायकों पे ईडी की जांच चल रही थी। अब वो कल को या आज भाजपा के साथ मिलके चलाएंगे और ईडी बंद। फिर वो बिल्कुल एकदम जो है 4 धाम यात्रा के बाद गंगा जल से नहा नू के उन्हें जो है ये प्रमाण पत्र दे देंगे, नहीं साहब ये तो कतई ईमानदार है। इसलिए राजनीति इस देश की, इस प्रदेश की बहुत गलत दिशा में जा रही है। इस राजनीति में योग्य लोग घर बैठ गए। राजेंद्र जी, नवीन जी से जवाब ले लेती हूँ मैं। नवीन जी। इसी जी, जब मैं 1-2 विषय रख रहा था भ्रष्टाचार पे, तब तो आप कहते नहीं ये विषय नहीं है। देखा अब जो है महाराष्ट्र, देखिए भ्रष्टाचार पे मैं अभी भी नवीन जी, देखिए नवीन जी रुक जाइए। सत्ता पक्ष में आप हैं, मैं अभी कांग्रेस की बुराई सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मैं फिलहाल चाहती हूँ मुझे ये बताइए कि ये जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है ये कैसे सुधरेगा? ये जो ब्यूरोक्रेसी वर्सेस सरकार हो गया, ये ठीक कैसे होगा? इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है, इस पर बात करिए प्लीज। कांग्रेस की बुराई अभी बिल्कुल नहीं सुननी मुझे। नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की असलियत बता रहा था। बुराई कहाँ कर रहा हूँ? नवीन जी देखिए, कांग्रेस की असलियत मुझे नहीं जाननी है, फिलहाल नहीं जाननी। अब मुझे इस पर ही डिबेट हो रही है, इसी पर फोकस करिए। का जवाब दे रहा था, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भगत लक्षण की बात कर रहे थे। नवीन जी फिलहाल आप मुझे इतना बता दीजिए, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस सरकार है या नहीं? जवाब दिया नहीं, उस पर भी आ रहा हूँ, उसी पर आइए, हमारे पास समय बहुत कम है। नवीन जी बात कर रहे थे, नवीन जी वक्त की बहुत कमी है। देखिए हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम को सुधारा है, और इसलिए प्रदेश की देवतुल्य जनता ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तराखंड में एक ही मापदंड था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। हमने 5 साल इस प्रदेश में अच्छा किया, हमने 5 साल इस प्रदेश की सेवा की, इसलिए तो प्रदेश की जनता ने हमें चुना। और लोकतंत्र का अगर जो है लोग सम्मान नहीं करेंगे, जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी नहीं करते, तो फिर जनता जानती है कि कहाँ बैठाती है, उनका स्थान कहाँ है और कहाँ पर है आज यूकेडी। तो इसलिए लोकतंत्र में जनता का सम्मान करना चाहिए। जनता सर माथे पर है और जनता ने हमें चुना है, उनकी सेवा कर रहे हैं। जो हमने संकल्प पत्र लिया था, हमने संकल्प लिया था उत्तराखंड की सेवा का, इस प्रदेश को आने वाले 25 जब वर्ष का उत्तराखंड हो जाएगा, हम देश के अन्य राज्यों में शामिल करेंगे। उसको लेकर जो है हम काम कर रहे हैं। अभी देखिए सारे नवीन जी देखिए, जवाब आप दे नहीं पाए और हमारे पास वक्त की बहुत कमी भी है। सुनिए नवीन जी, जवाब आप दे नहीं पाए और उम्मीद करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है और सरकार के बीच जो तकरार चल रही है थोड़ी सुधरेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अफसर राज और मंत्री नाराज। आपको बता दें कि देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हर बार उत्तराखंड से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि जो सरकार है वो अलग चल रही है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अलग चल रही है। हालांकि कई बार मंत्रियों ने इसको लेकर आवाज उठाई है, देखना होगा कि सरकार उस पर क्या रुख अख्तियार करती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए Q News India। नमस्कार।